Students, welcome to the fourth part of the chapter Empowerment of Women and Other Weaker Sections. So in this part we will discuss about scheduled caste, scheduled tribes, nomadic and denotified tribes, and also study about minorities. Okay, so let's start with this part. First, scheduled caste. In the post-independence period, our constitution adopted the values of freedom, equality, fraternity and social justice. Okay, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में यानी हमारे कंट्री को आज़ादी के बाद, हमारे कंट्री की आज़ादी के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन से वैल्यूज़ को अडॉप्ट किया? फ्रीडम, फर्स्ट वैल्यू इज फ्रीडम, सेकेंड इक्वालिटी, थर्ड फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड, भाईचारा, ओके, एंड लास्ट वन इज सोशल जस्टिस. In accordance with his, the practice of untouchability was banned by law. और जब ये वैल्यूज़ को, मीन्स ये जो हमने वैल्यूज़ देखे, फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड सोशल जस्टिस, तो इसके साथ जो है जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस थी, ये भी प्रथा थी हमारे कंट्री में, अनटचेबिलिटी, तो ये लॉ ने क्या किया? बैन कर दिया. ठीक है, तो हम देखेंगे अनटचेबिलिटी क्या, कि जैसे जो दलित के लोग होते हैं, ठीक है, दलित लोग होते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स जो होते हैं, ST NT वाले, तो उनके साथ जो पहले है क्या किया जाता था? उनको टॉर्चर किया जाता था, उन पर अत्याचार होता था, उनको छूने नहीं, मतलब उनको छूते नहीं थे, टेम्पल में उनके लिए एंट्री नहीं थी, पीने का पानी नहीं, बहुत सारे जो है एविल प्रैक्टिसेस होते थे. ठीक है, उसको ही कहा गया था अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी का मतलब क्या? उनको छूना नहीं, उनको अपने बर्तन में खाना नहीं देना, उनको अपने घर में एंट्री नहीं देना, और गांव का अगर कोई मंदिर है उसमें एंट्री नहीं देना. ठीक है, उनका समाज जो है, उनकी सोसाइटी अलग हुआ करती थी. ठीक है, तो ये एविल प्रैक्टिसेस थे जिसको लॉ ने जो है बैन कर दिया. ठीक है, untouchability was removed by the 17th paragraph of the constitution and this class was included in the scheduled caste. See, untouchability जो है 17th paragraph, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 17th पैराग्राफ में ये अनटचेबिलिटी के बारे में दिया था. ठीक है, और अनटचेबिलिटी को उसमें से रिमूव करके ये क्लास के लोगों को, मीन्स जो ये क्लास से, ये कास्ट से जो बिलोंग करते हैं, उनको कि कौन सा नाम दिया? शेड्यूल्ड कास्ट. ओके, अनटचेबिलिटी वॉज रिमूव्ड बाय द 17th पैराग्राफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के 17th पैराग्राफ में से अनटचेबिलिटी ये वर्ड को रिमूव करके इन क्लास के लोगों को किस में इंक्लूड किया गया? शेड्यूल्ड कास्ट में. ओके, इन व्यू ऑफ द एजुकेशनल and social backwardness of these castes, they were given reservations in education as well as jobs to facilitate their development. See, जब 17th पैराग्राफ में से अनटचेबिलिटी इसको रिमूव करके और इन क्लास के लोगों को शेड्यूल्ड कास्ट में इंक्लूड किया गया, तो इसी को देखते हुए मीन्स उनको ना एजुकेशन मिलता था, एजुकेशन अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी, सोशल बैकवर्डनेस मीन्स वो समाज में काफ़ी जो है पिछड़े जाति के माने जाते थे. ओके, सोशल बैकवर्डनेस भी था. तो इसी सबको देखते हुए, मतलब यही सब देखते हुए हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया? उनको एजुकेशन में भी और जॉब्स में भी, मीन्स गवर्नमेंट सर्विसेज में भी उनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व किए. ओके, ताकि वो अपने आप को जो है डेवलप कर सके. मीन्स शेड्यूल कास्ट, ये जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, ये भी अपने आप को डेवलप कर सके. ओके, नेक्स्ट है शेड्यूल्ड ट्राइब मीन्स ST. जस्ट लाइक द शेड्यूल्ड कास्ट, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स और आदिवासीज हु लिव इन रिमोट पार्ट्स. अब रिमोट पार्ट्स का मतलब क्या होता है? रिमोट एरियाज यानी बैकवर्ड एरियाज, जहाँ पे किसी भी चीज़ की फैसिलिटीज़ नहीं, न एजुकेशन की फैसिलिटीज़ कि बच्चे पढ़ लिख सके, न मेडिकल फैसिलिटीज़, अगर कोई बीमार पड़ गया तो वो उसकी डेथ वहीं हो जानी है. ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं, न ट्रांसपोर्ट का कोई फैसिलिटीज़. ओके, और रोड भी कैसा? कच्चा. तो इसको क्या कहा जाता है? रिमोट एरियाज या फिर रिमोट पार्ट्स. ठीक है, तो जस्ट लाइक द शेड्यूल कास्ट मीन्स जैसे कि हमने शेड्यूल कास्ट के बारे में पढ़ा,
कि वो सोशली बैकवर्ड थे, ठीक है, कास्ट वाइज उनको एजुकेशन का जो है अपॉर्चुनिटी नहीं, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं, कुछ भी नहीं, इसलिए गवर्नमेंट ने जो है जॉब फील्ड में और एजुकेशनल वेरियस इंस्टीट्यूशन में उनके लिए सीट्स रिजर्व की। ओके, तो वैसे ही शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए भी किया। आदिवासीज who live in remote parts of the country also face several difficulties, यानी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स या फिर उनको आदिवासी भी बोल सकते हैं, जो रिमोट पार्ट्स में रहते थे, उन्हें जो है सेवरल डिफिकल्टीज फेस करने पड़ते थे, और आज भी हैं। कुछ आदिवासीज जो है आज भी रिमोट एरिया में रहते हैं, बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, जिन्हें सेवरल डिफिकल्टीज फेस करने पड़ते हैं, लेकिन हमारे गवर्नमेंट ने उनके लिए जो प्रोविजन बनाया है, तो कुछ आदिवासी जो है अपने आप को डेवलप कर चुके हैं, ठीक है। As they have lived far away from the progress made in modern times, they are economically and socially backward. See, आज भी मॉडर्न टाइम्स में जो आदिवासी प्रोग्रेस एरिया से काफ़ी दूरी पे रह रहे हैं, ठीक है, जहाँ जिस एरिया में अब तक डेवलपमेंट नहीं हुआ है, प्रोग्रेस वो एरिया ने प्रोग्रेस नहीं किया है, वहाँ पे जो आदिवासी रह रहे हैं वो अब तक इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड ही हैं। Okay, even though their conditions have seen some improvement in recent times, they do not have any means of livelihood other than agriculture and forest produce. See, अभी मतलब धीरे धीरे ऐसा कहा गया है कि उनके कंडीशंस में सुधार आ रहे हैं, उनके कंडीशंस इम्प्रूव हो रहे हैं रिसेंट टाइम्स में, पर फिर भी मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी उनकी जो जीविका है, लाइवलीहुड का जो सोर्स है, साधन है, मीन्स मतलब क्या, साधन, अब तक सिर्फ जो है एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे ही वो डिपेंड है, उसके अलावा उनको मीन्स ऑफ लाइवलीहुड अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जो आदिवासी मीन्स जिस रीजन में रह रहे हैं उनका कंडीशन जो है डेवलप हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, मीन्स वो रीजन जो है डेवलप हो रहा है, उनका कंडीशंस इम्प्रूव हो रहा है, कंडीशंस में सुधार आ रहे हैं, फिर भी मीन्स ऑफ लाइवलीहुड उनका सिर्फ और सिर्फ क्या है, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट प्रोड्यूस, वो इसी पे डिपेंड है, खेती पे और फॉरेस्ट के जो प्रोडक्शन होते हैं जैसे फल, ओके, फ्रूट्स वगैरह, उस पे ही डिपेंड है ये। मॉडर्न फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स हैव नॉट येट रीच्ड देम, यानी जो मॉडर्न फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो एग्रीकल्चर किया जा रहा है, वो अब तक इन तक नहीं पहुंच पाया है, ठीक है। हैंस देयर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इज़ वेरी स्मॉल, इसलिए खेती करके जो ये इनकम कमाते हैं, खेती करके जो इनको इनकम मिलता है, वो अभी भी बहुत कम है। क्यों कम है, हमने रीज़न देखा कि जो मॉडर्न फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स होता है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो खेती की जाती है, मशीन्स को यूज़ करके, वो अब तक इन आदिवासियों के पास नहीं पहुंच सका है, ओके, जो रिमोट एरियाज़ में रह रहे हैं। इसलिए एग्रीकल्चर तो ये करते हैं क्योंकि उनको लाइवलीहुड यानी सोर्स ऑफ इनकम तो चाहिए ही, तो इसलिए वो एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं, लेकिन उससे भी इनको जो इनकम मिलता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। बिसाइड्स देयर फील्ड्स आर ऑन हिल साइड्स एंड नॉट फर्टाइल, उसके अलावा और क्या प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चर से इनकम तो जो स्मॉल तो मिलता ही है, मतलब कम तो मिलता ही है, उसके अलावा और क्या प्रॉब्लम है कि खेती करने वाले जो इनके फील्ड्स हैं, जो खेत हैं, वो हिल साइड्स पे हैं, ठीक है, हिली रीजन पे, जिसके वजह से फील्ड जो है फर्टाइल नहीं होते, और फर्टाइल ना होने की वजह से जो ये खेती करते हैं तो क्रॉप्स की ईल्ड यानी फसल की उपज इतनी नहीं हो पाती, ओके। दे आर माल नरिश्ड ड्यू टू इनसफिशियंट एंड पुअर क्वालिटी ऑफ डाइट, ओके। माल नरिश्ड क्यों हो जाते हैं, इनसफिशियंट यानी खाने को इतना नहीं मिल पाता, एक तो क्या है, खेती जो कर रहे हैं इनकम कम आ रही है, ऊपर से खेत इनका कहाँ पे है, खेती करने का जो फील्ड है हिल साइड्स पे, वो फर्टाइल नहीं है, इसलिए बेचारे जो मेहनत करते हैं, मीन्स एफर्ट करते हैं, क्रॉप्स को जो उगाते हैं, तो उसका ईल्ड जो है यानी उसकी जो उपज है वो प्रोडक्शन इतना नहीं हो पाता, ओके। तो पुअर क्वालिटी ऑफ डाइट मीन्स का मीन्स इनका जो डाइट है वो भी पुअर क्वालिटी का होता है, इनसफिशिएंट होता है, मीन्स जो खेती करते हैं बेचारे वो उसमें अपनी फैमिली को भी नहीं पाल सकते, ओके। इसकी वजह से ये क्या हो जाता है, माल नरिश्ड। नेक्स्ट है आदिवासीज in remote areas find it difficult to get medical attention in time.
सी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आप सभी को बताया कि जो आदिवासी रिमोट एरियाज में रह रहे हैं उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं है। अगर कोई बीमार पड़ गया अचानक से, अगर कोई मतलब सडनली बीमार पड़ गया तो अनटाइमली उसकी जो है वहीं पे डेथ हो जानी है, ओके, क्योंकि उनको मेडिकल अटेंशन भी नहीं मिल पाता। फॉर ऑल दीज रीजन्स देयर इज अ नीड टू गिव स्पेशल प्रोटेक्शन टू आदिवासीज। और यही सब रीजन्स हैं, बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से आदिवासीज के प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल अटेंशन मीन्स इनको ज़रूरत है कि इनको स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो, ओके। तो ये सब ध्यान जो है किसको देना चाहिए, हमारे गवर्नमेंट को, ताकि आदिवासी को भी जो है स्पेशल प्रोटेक्शन मिल सके। मीन्स एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अलावा वो भी उनको जो है मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होना चाहिए, ओके, सोर्सेस ऑफ इनकम होना चाहिए उनके लिए भी। और जैसे कि हमने देखा कि मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ आदिवासीज को भी मिलना चाहिए, ओके, जो रिमोट एरियाज में रह रहे हैं। नेक्स्ट, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आदिवासीज हैव बीन एन्यूमरेटेड एट शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है आदिवासीज को किस में मतलब इन्वॉल्व किया गया, कौन से कास्ट में, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में, ओके। जैसे कि हमने शेड्यूल्ड कास्ट का देखा था, जो 17th पैराग्राफ अनटचेबिलिटी रिमूव करके ऐसे मीन्स वो क्लास के लोगों को किस में इंक्लूड किया गया, शेड्यूल्ड कास्ट में। वैसे ही जो आदिवासीज है तो इनको किस में इंक्लूड किया गया, कौन से कास्ट में, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में, ओके। दे आर गेटिंग गिवन रिप्रेजेंटेशन इन लॉ बोर्ड्स। जैसे कि हमने शेड्यूल्ड कास्ट का देखा था कि उनको जॉब अपॉर्चुनिटी दी गई, एजुकेशन का राइट दिया गया, रिजर्वेशन मतलब उनके लिए जो है रिजर्व सीट्स रखा गया। तो वैसे ही सेम किसके लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए भी, जैसे कि उनको रिप्रेजेंटेशन मिला लॉ बोर्ड्स में, एजुकेशन फैसिलिटी दी गई, ओके, गवर्नमेंट सर्विसेज की अपॉर्चुनिटी मिली, उसमें भी उनके लिए जो है सीट रिजर्व रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे नोमैडिक एंड डी नोटिफाइड ट्राइब्स। नोमैडिक ट्राइब्स किसको कहा जाएगा, वो आदिवासी ही कहलाते हैं, लेकिन नोमैडिक ट्राइब्स मतलब क्या, जैसे कि उनके फूड के सर्च में, जैसे खाने की तलाश में ये एक जगह से दूसरी जगह पे भटकते हैं। और इनका ऑक्यूपेशन क्या होता है कि ये कुछ एनिमल के साथ में, जैसे भेड़ बकरियां, इनके साथ में वो रहते हैं, ठीक है। इनका घर नहीं होता, एक पर्टिकुलर मीन्स इनका हाउस नहीं होता है, उनको जहाँ खाना मिलता है वो उस प्लेस पे चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कास्ट एंड ट्राइब्स that move from place to place for a livelihood are included under nomadic tribes. See, वो जाति मीन्स कास्ट और ट्राइब्स यानी आदिवासी जो लाइवलीहुड के लिए, अपनी जीविका के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भटकते रहते हैं, उन्हें जो है किस में इंक्लूड किया गया, नोमैडिक ट्राइब्स के अंडर, ओके। एंड दे लीव बाय रेयरिंग, रेयरिंग का मतलब क्या होता है, पालना, मीन्स एनिमल्स को पालना, ठीक है। दे लीव बाय रेयरिंग एनिमल्स एंड एंगेजिंग इन सम अदर ऑक्यूपेशंस। वो एनिमल्स को पालते हैं, उनकी झुंड के साथ रहते हैं और लाइवलीहुड के लिए जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भटकते हैं, ठीक है। द ब्रिटिश हैड डिक्लेयर्ड सम ऑफ देम एज क्रिमिनल ट्राइब्स। सी, जब ब्रिटिश का रूल था हमारे कंट्री पे, जब ब्रिटिश ने रूल किया था तो ऐसे कुछ ट्राइब्स को ब्रिटिश ने क्या डिक्लेयर कर दिया था, क्रिमिनल ट्राइब्स, ओके। इन द लॉ ऑफ 1871 टू कर्ब क्राइम्स, कर्ब का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय करना, यानी ये क्राइम्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए 1871 का लॉ ने क्या किया, सम ऑफ द मेन ग्रुप्स वर मेंशन्ड एज अ क्रिमिनल ट्राइब्स एंड देयर ऑक्यूपेशंस एंड मूवमेंट वर बैंड। यानी ब्रिटिश ने तो पहले ही ये डिक्लेयर कर दिया था, उनमें से कुछ ट्राइब्स को क्रिमिनल ट्राइब्स डिक्लेयर किया था। और जब 1871 का लॉ जब बना तो ये क्राइम्स को मतलब डिस्ट्रॉय करने के लिए, कर्ब करने के लिए सम ऑफ द मेन ग्रुप्स ने मिल के जो है क्या मेंशन मतलब कुछ ग्रुप्स को किस में मेंशन किया गया, एज अ क्रिमिनल ट्राइब्स। और उनके जो ऑक्यूपेशंस थे और जो उन्होंने आंदोलन किया था, मीन्स मूवमेंट्स किया था, ये ट्राइब्स ने मूवमेंट किया था अपने लाइवलीहुड के लिए, उनके भी कुछ डिमांड्स थे,
तो सारे मीन्स उनके ऑक्यूपेशंस और मूवमेंट्स को जो है लॉ ने क्या किया, ये लॉ ऑफ 1871 ने बैन कर दिया। ओके, दिस अनजस्ट लॉ, ये अन्यायपूर्वक लॉ था, कानून था जो इनके ऊपर जबरदस्ती थोपा गया था, ठीक है, क्रिमिनल साबित करके। और ये किसने किया था, ब्रिटिश ने। दिस अनजस्ट लॉ वॉज रिपील्ड इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। और ये अनजस्ट लॉ जो है कब ये इनेक्ट हुआ था, इनके लिए पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। एंड द कर्ब्स ऑन दीज ट्राइब्स वर लिफ्टेड, मीन्स ये ट्राइब्स, क्रिमिनल ट्राइब्स को मतलब डिस्ट्रॉय करने के लिए जो ब्रिटिश ने ये लॉ बनाए वो लिफ्टेड हो रहा था, मीन्स अपलिफ्ट हो रहा था, और भी प्रोग्रेस करता जा रहा था, ठीक है। एंड दे वर इंक्लूडेड अंडर डी नोटिफाइड ट्राइब्स। और इन्हें जो है किसके अंडर इंक्लूड किया गया, यानी ये जो क्रिमिनल ट्राइब्स थे जो ब्रिटिश ने डिक्लेयर किया था, अंडर डी नोटिफाइड ट्राइब्स। ओके, स्पेशल एफर्ट्स आर मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर जाके हमारे गवर्नमेंट ने जो है इनके ऊपर स्पेशल एफर्ट किया, बहुत मेहनत की, ताकि जो है ये एज ए सोशली और इकोनॉमिकली जो है अपने आप को डेवलप कर सके। ओके, एंड दीज ट्राइब्स हैव बीन गिवन रिप्रेजेंटेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड द गवर्नमेंट सेक्टर। तो ये जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स जो साबित किए गए थे, यानी क्रिमिनल ट्राइब्स, तो हमारे गवर्नमेंट ने जो है स्पेशल एफर्ट किया, इनको भी जो है ये भी जो है सोशली और इकोनॉमिकली धीरे धीरे डेवलप हुए। और ये ट्राइब्स को भी, यानी डी नोटिफाइड ट्राइब्स को भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया, किसमें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और गवर्नमेंट सेक्टर में। ओके, लाइक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। नेक्स्ट वन है माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज किसको कहा जाएगा, जो मतलब जिसका पॉपुलेशन, यानी पर्टिकुलर रिलीजन अगर है, कोई धर्म है जिसका पॉपुलेशन 50% से भी कम होता है, उसको क्या कहा जाएगा, माइनॉरिटीज। ओके, और जो धर्म है, जैसे कि अगर हिंदू ही है तो हिंदू का अगर पॉपुलेशन कम है 50% से तो उनको माइनॉरिटीज बोलेंगे। और अगर मोमेडियन है या फिर क्रिश्चियन है, कोई भी है, तो अगर उनका पॉपुलेशन 50% से कम है तो उनको माइनॉरिटीज कहा जाएगा। ओके, तो जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई तो उस टाइम पे जो है मोमेडियंस का, हमारे कंट्री में मोमेडियंस का पॉपुलेशन बहुत कम था, तो इसलिए उन्हें क्या मतलब माना गया, एज अ माइनॉरिटीज। ओके, इन एनी सोसाइटी अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन, लैंग्वेज और रेस हु आर फ्यू इन नंबर आर टर्म्ड अ माइनॉरिटी। सी, ये माइनॉरिटी का डेफिनेशन है कि कोई भी सोसाइटी हो, अगर पर्टिकुलर रिलीजन के जो पीपल होते हैं, ओके, उनका लैंग्वेज और रेस नंबर में फ्यू है, यानी कम है, उनका पॉपुलेशन कम है, तो उसे ही क्या कहा जाएगा, माइनॉरिटी। एज देयर आर वेरियस रिलीजियंस, सेक्ट्स एंड लैंग्वेजेस इन आवर कंट्री, वी सी ग्रेट कल्चरल डाइवर्सिटी। सी, हमारे कंट्री में बहुत सारे रिलीजियंस हैं, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, ओके, मोमेडियन, मुस्लिम धर्म है, सिख, ऐसे बहुत सारे सेक्ट्स के लोग हैं, लैंग्वेजेस है। तो इसलिए जो है हम देखते हैं कि हमारे कंट्री में जो है ग्रेट कल्चरल डाइवर्सिटी है। ओके, देयर इज अ वेरिएशन इन कल्चरल ट्रेडिशंस टू। और जो है परंपरा, हमारे कल्चरल ट्रेडिशंस में भी वेरिएशन है। In order to preserve their cultural traditions and develop their own language, the Constitution gives the citizens certain educational and cultural rights. See, सब अपने अपने जो है कल्चरल ट्रेडिशन को प्रिजर्व कर सके, अपने ओन लैंग्वेज को डेवलप कर सके, इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हर एक सिटीजन्स को क्या दिया है, सर्टन एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स। ओके, ताकि हर एक रिलीजन के लोग जो है, हर एक रिलीजन के पीपल अपने कल्चरल ट्रेडिशन को प्रिजर्व कर सके, अपने खुद के लैंग्वेज को डेवलप कर सके। ओके, नेक्स्ट, माइनॉरिटीज हैव द राइट टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देयर लैंग्वेज, कल्चर एंड ट्रेडिशंस। तो माइनॉरिटीज जो है ये अधिकार देता है, जैसे कि अगर किसी का मतलब किसी भी धर्म का जो है पॉपुलेशन कम है, तो जिसका पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिस धर्म का पॉपुलेशन ज़्यादा है,
तो वो उसको टॉर्चर कर सकता है, उनके लिए जो है खिलाफ अन्याय कर सकता है, ठीक है, उन पे अत्याचार कर सकता है। तो माइनॉरिटीज ये एक अधिकार ही है, जो जिसका पॉपुलेशन कम है तो वो अपने जो है लैंग्वेज को, कल्चर को, ट्रेडिशंस को कंजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ओके, माइनॉरिटीज की वजह से। एंड फॉर दिस पर्पस दे हैव द राइट टू सेट अप सेपरेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। और इस पर्पस के लिए, यानी वो अपनी लैंग्वेज, कल्चर और ट्रेडिशंस को कंजर्व कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, तो इसके लिए उन्हें जो है ये भी अधिकार दिया गया है, हमारे गवर्नमेंट ने ये राइट दिया है कि वो अपना खुद का जो है सेपरेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं, ओके। द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स वेरियस स्कीम्स फॉर देयर प्रोग्रेस। और गवर्नमेंट जो है बहुत सारे स्कीम्स प्लान कर रही है, वेरियस स्कीम्स को वर्क में ला रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है, ताकि वो अपने आप को प्रोग्रेस कर सके, ओके, माइनॉरिटीज अपने आप को प्रोग्रेस कर सके। In the next chapter, we shall learn about the progress that India has made in the field of science and technology in the post-independence period. Okay? Next chapter में हम क्या पढ़ेंगे? Progress of India. किस field में? Science and technology. Hope you understood this part also. Thank you for watching this video.